Chapter number 4, random numbers. So in this chapter we discuss the generation of random numbers in C++. मोटिवेशन जो है इसका चैप्टर का वो आपकी लास्ट प्रॉब्लम है जो कि हमने डिस्कस की थी चैप्टर 3.1 में, जहाँ पे हमने डिफाइन किया था Pn, जहाँ पे हमने निकालना था प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n, जहाँ से हमें दो एलिमेंट चूज करने थे और जिनका जीसीडी हमें बताना था दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो ये आपका मोटिवेशन है। वहाँ पे हमने एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट की थी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले थे, तो वहाँ पे भी हमने दो वर्जन किए थे, दोनों ही फॉर लूप से किए थे। एक में हमने जो था सबका इन्यूमरेशन किया था 1 1 1 2 1 3, ये आईजे लूप चलाया था हमने। पहले 1 1 1 2 चेक करते हैं, 1 3 चेक करते हैं, फिर 1 4 चेक करते हैं। तो ये हमने किया था 2 1 2 2 2 3, इस प्रकार से हमने किया था। 3 1 के लिए भी 3 2 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा पहला वर्जन। उसके बाद हमने देखा था सेकंड वर्जन। सेकंड वर्जन में हमने क्या किया था, थे आपके ये जो एलिमेंट्स थे, ये जो डायगोनल पे, इनको हमने कंसिडर नहीं किया था। पे ये जो एक केस था जहाँ पे आपका जीसीडी 1 आएगा, तो वो हमने लास्ट में ऐड कर दिया था। हमने केवल काउंटिंग की थी इस वाले के नंबर की जो ट्रायंगल के नीचे है, ठीक है। तो और ये क्योंकि जीसीडी ऑफ ए बी सेम है जीसीडी ऑफ बी ए, तो यहाँ पे जितने आपके जीसीडी 1 मिलेंगे, जितने रिलेटिव प्राइम नंबर यहाँ मिलेंगे, उतने ही रिलेटिव प्राइम नंबर आपको ऊपर मिलेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 2 टाइम जो भी आपका जीसीडी जितने एलिमेंट नीचे आते हैं उतने ही एलिमेंट ऊपर आएंगे, तो उनको हमने काउंट के अंदर उसको स्टोर किया था। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 से ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या है कि यहाँ पे भी आपको काउंटिंग करनी पड़ती है। तो अगर n की वैल्यू अगर लार्ज हो जाती है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आपका जो प्रोग्राम था वो टाइम ज़्यादा लेने लग गया था। वहाँ पे हमने किया था 100 के लिए, फिर 500 के लिए, 1000 के लिए, फिर 5000 के लिए, एंड फिर हमने ऐसे मूव किया था। वहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते थे, तो आपका टाइम जो है कंज्यूम करने लग गया था, ज़्यादा टाइम लेने लग गया था। तो यहाँ पे जैसे ही n approaches to 10 lakh, the times for the computer to complete the calculation become excessive. So this motivates us to find the another attack. तो क्या इसको मैं कम कर सकता हूँ क्या? जैसे जैसे क्योंकि मैं टाइम को बढ़ाता जाता हूँ, नंबर स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं, तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो आपका ज़्यादा स्टेप लेगा इन्यूमरेशन में। तो क्या हम इसको कम कर सकते हैं? तो आपका सेम प्रॉब्लम यही है कि क्या इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, n की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो क्या कोई अनदर वे है यहाँ पे जिससे हम इस प्रॉब्लम वाली जो प्रोबेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम थी, इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे इनपुट मांगेगा कि आपको कितने एक्सपेरिमेंट कराने हैं। 10 लाख आपने ये सेट दे दिया, n की वैल्यू दे दी आपने, 10 लाख दे दी, बट अभी आपसे पूछेगा कि आपको कितने एक्सपेरिमेंट कराने हैं, कितने टाइम आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो आप यहाँ पे एंटर कराएंगे। फॉर एग्जांपल के अंदर मैंने दे दिया कि इतने एक्सपेरिमेंट आपको कराने हैं, तो उतने टाइम वो एक्सपेरिमेंट करेगा और चेक करेगा क्या उन दोनों का जो दो एलिमेंट आएंगे पहले एक्सपेरिमेंट में जीसीडी 1 है या नहीं है, तो वो काउंट के अंदर स्टोर करेगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे काउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, वो किए हैं हमने किए। तो वो हम करेंगे सूडो रैंडम नंबर से, यहाँ से रैंडम नंबर से। तो सबसे पहला काम है हमारा इस चैप्टर में रैंडम नंबर जनरेट्स कैसे करेंगे 1 2 3 अप टू n के अंदर। तो 4.1 we need a procedure that produces uniform random values from the given set 1 2 3 up to n. So in this section we develop such a procedure as well as a procedure to produce random real values in the interval. So before we begin, however, we need to understand that the computer does not produce any random values. So instead it provides a pseudo random number generator, and this is a procedure whose output looks like random, but it's not actually a deterministic. The simplest type of random number generator is linear congruence generator. The simplest type of random number generator is the linear congruence generator. उसका shortcut notation है LCG for the short. So an LCG produces a series or sequence of numbers x0, x1 up to and so on by the following calculation. ये आपने डिफाइन कर दिया है xn plus 1 equal to a xn plus b मॉडलो c। तो यहाँ पे ये आपने एक सीक्वेंस डिफाइन की है। यहाँ पे a b c जो है आपके फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
The simplest, the method is specified fully once we choose the value x0, a, b and c. First value is known as seed. अब जब x0 की वैल्यू दे दी है तो यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यू आएगी। अब इसी का यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो x1 की वैल्यू मिलने के बाद इसका यूज करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल जाएगी। x0 से हमने स्टार्ट किया है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन गेट ए सीक्वेंस x0, x1, x2 up to and so on. The pseudo random number produced by the LCG behaves in some way as a uniform random values from the set 0, 1 to up to c minus 1. तो यहाँ क्योंकि मॉडलो सी आपने अप्लाई किया है, तो कोई भी अगर आपकी वैल्यू आती है और मोड सी आप अप्लाई करते हैं तो कहाँ तक वैल्यू आएगी? क्योंकि मॉडलो है तो आप डिवाइड करेंगे सी से, तो रिमाइंडर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? 0, 1, 2, 3 up to c minus 1. तो यही आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि द स्यूडो रैंडम नंबर produced by the LCG behave in some way as a uniform random values in the given set. But there are problems. For example, अभी यहाँ पे कहता है कि by pigeonhole principle यहाँ पे the sequence x0, x1, x2 up to xn ये आपकी जो है रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगी एक टर्म के बाद। एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद जो सीक्वेंस है वो दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस ऑफ इज that by taking C the sufficiently large, this is not an issue. तो ये तो आपका जो LCG जो है आपका जो प्रोसीजर है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट वाला केस है जिससे हम सूडो रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं। बट ये कहता है कि यहाँ पे इससे भी ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड सूडो रैंडम नंबर जनरेटर का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास है, जो कि इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं हम। उनकी कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। The important point we need to keep in the mind is that pseudo random numbers are not random. The standard C++ includes the rand procedure. ये जो प्रोसीजर है ये क्या करता है? It will generate the random number between 0, 1, 2, 3 up to 2 की पावर 31 माइनस का 1। तो ये जो प्रोसीजर है RAND, इसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है RAND_max। इसकी एक खास वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है 2 की पावर 31 माइनस का 1। सो रैंड जो होता है वो आपका प्रोसीजर है दैट विल जनरेट्स द रैंडम नंबर बिटवीन 0 टू रैंड मैक्स। तो टू यूज द रैंड प्रोसीजर इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड द CSTD लाइब्रेरी। तो ये आपकी लाइब्रेरी आपको यूज करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये आपको यूज करनी पड़ेगी। ए कॉल टू रैंड इंटीजर, अगर इसको हम कॉल करते हैं, returns an integer value between 0 and a constant whose name it is rand_underscore max। दोनों को हम इंक्लूसिव करते हैं, यानी कि दोनों आपके इंक्लूड है। The value of rand max is defined in the CSTD header file and a typical value is 2 की पावर 31 माइनस का। ये जो rand फंक्शन है ये तो आपका पहले ही डिफाइंड है, जो कि वैल्यू देता है 0 से लेके rand max के बीच में। बट अब हम क्या करेंगे कि एक अलग से हम कुछ बीच में एक प्रोग्राम हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसीजर रैंड प्रोसीजर। लेकिन जो हम बीच में डिफाइन करेंगे वो क्यों डिफाइन करेंगे? इट इज पॉसिबल टू राइट ए प्रोग्राम शो दैट दे कॉल रैंड डायरेक्टली व्हेनेवर ए रैंडम वैल्यू इज रिक्वायर्ड। हाउएवर इट इज गुड आइडिया टू क्रिएट आवर ऑन प्रोसीजर। हम अपना एक ऑन प्रोसीजर हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसका यूज करेगा, that serve as an intermediaries between the program and that require random values and rand. So why do we need a middleman? यानी कि हम एक बीच में अपना जो प्रोग्राम जो है प्रोसीजर है जो हम डिफाइन करने वाले हैं, क्या ये जरूरी है? तो here are the 3 good reasons क्यों हम इसको कर सकते हैं। तो रैंडम जो प्रोसीजर है वो आपका जो प्रोड्यूस करेगा, रैंडम नंबर प्रोड्यूस करता है 0 से लेके 32,767 तक, यहाँ तक ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है। बट अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, मान लीजिए केवल आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाना है 0 and 1। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपका आता है हेड एंड टेल आता है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड है तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपने मान लिया 1, टेल है तो मान लीजिए आपने वैल्यू मान ली 0। तो आप हम एक अपना प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका रैंड फंक्शन है उसको हम कुछ इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉडलो हमने अप्लाई कर दिया 2, तो अगर मैं मॉडलो 2 अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेंगे?
या तो 0, क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। सेकेंड पॉइंट कि वी वांट a uniform continuous value in the interval closing to 0 to 1. It is convenient to have procedure that to do each of these. अब 0 से 1 के बीच में हम जनरेट करवाना चाहते हैं, ये इंटरवल है, इसके बीच में हम वैल्यू जनरेट करवाना चाहते हैं, या हमें चाहते हैं केवल 0 और 1 आपको प्रोडक्ट मॉडुलो 2, तो इट विल गिव द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, बट ये यहाँ पे कहता है कि द प्रॉब्लम इज दैट द लोवेस्ट ऑर्डर बिट ऑफ द रैंडम वैल्यूज from the pseudo random number generator might not behave as you would expect. In the worst case, the last bit might simply oscillate between 0 and 1, and such coin flip do not behave random at all. Okay? In the worst case, हम एग्जांपल देखेंगे आगे, जहाँ पे क्या होगा, आपका जो जितने भी बार आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे वहाँ पे कुछ स्टेप्स आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये तो रैंडम तो नहीं है। और थर्ड रीजन कहता है कि इन सम डेज आपने डिसाइड किया कि मेरे को जो रैंडम नंबर है, हम एक डिफरेंट प्रोसीजर हम यूज करना चाहते हैं। Someday you might decide that you prefer a different random number generator rather than editing all of your program. आप पूरा प्रोग्राम को एडिट करें, उससे कहता है कि rather than editing to replace the rand, इसको आप कुछ with a new procedure आप इसको बीच में आप डिफाइन कर सकते हैं procedure. You only need to rewrite your intermediaries. तो ये आपके 3 रीजन देता है कि क्यों हमें अपने प्रोसीजर हम क्रिएट कर सकते हैं if and def uniform underscore h। तो अगर ये फाइल डिफाइन नहीं है देन वी आर गोइंग टू डिफाइन द uniform.h। उसके अंदर हमने लिखा है, पहला हमने यहाँ पे हमने डिफाइन किया ये प्रोसीजर, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे केवल डेफिनेशन डिफाइन की है। इसमें अंदर हमने क्या किया है, यूनिफ हमने प्रोसीजर का नाम दिया है और इसमें कोई आर्गुमेंट हम नहीं लेंगे। तो ये जो आपका लाइन नंबर 9 में लिखा है, इट विल जनरेट ए रैंडम वैल्यूज, जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। जो है आपका जो हमने डिफाइन किया नीचे लाइन नंबर 17 में, उसमें हमने डिफाइन किया है डबल यूनिफ, डबल ए एंड डबल बी। तो ये यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, डबल डेटा टाइप के हैं ए एंड बी, और जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी डबल डेटा टाइप की होगी। और इसमें क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे यहाँ से अब आपको इंटरवल गिवन है ए टू बी, यहाँ से हमें यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट कराना है। तो ए जो है वो है आपका फर्स्ट पैरामीटर, बी जो है आपका सेकंड पैरामीटर है। तो यहाँ पे वो हमने डिफाइन किया है लॉन्ग यूनिफ लॉन्ग वे। तो यहाँ पे 1 ये जो है आपका पैरामीटर है लॉन्ग डेटा टाइप का, एक ही पैरामीटर एक ही आर्गुमेंट को कॉल करेगा और ये आपका एक यूनिफॉर्म रैंडम नंबर देगा, वो आपका होगा लॉन्ग डेटा टाइप का। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो ये थर्ड जो हमने डिफाइन करने वाले हैं थर्ड प्रोसीजर, ये आपका रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन द सेट 1 2 3 अप टू, यहाँ पे ए लिखा है तो ये आपका हो जाएगा ए तक हम जनरेट करवाएंगे, 1 2 3 अप टू ए तक हमें रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। लाइन नंबर 9 17 और 24, अब इनका हम प्रोसीजर लिखते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे कि कैसे वर्क करेगा ये। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैश इंक्लूड CSTD। तो ये आपको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी टू यूज द randmax RAND फंक्शन। तो ये आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड है यहाँ पे CSTD लाइब्रेरी में, तो ये आपको यूज करनी पड़ेगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपकी यहाँ पे डिफाइंड है RAND_max। तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है कि वो भी आपकी यहाँ पे डिफाइंड है। तो इसको यूज करने के लिए आपको CSTD लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, तो वो हमने इंक्लूड करा दिया। उसके बाद हमने लिखा C टाइम, इसका अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका यूज किया गया है। और उसके बाद हमने इंक्लूड किया है C मैथ हेडर फाइल, यहाँ पे आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है C मैथ की, बट C टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD, उसके बाद हम पहला जो प्रोसीजर है वो हम डिफाइन करने वाले हैं दैट गिव्स अ रैंडम वैल्यू रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1, रियल इंटरवल 0 to 1 के बीच में। तो अब आपको पता है कि जो आपका रैंडम जो फंक्शन है वो डिफाइंड है यहाँ पे CSTD लाइब्रेरी में। अगर आप इसको कॉल करते हैं तो इट विल गिव ए मैक्स रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 32,767।
2^31 माइनस का 1, इसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। बट अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके है ये, तो इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे अगर मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये आपका इंटीजर वैल्यू देता है, तो मुझे क्योंकि चाहिए 0 to 1 के बीच में, तो मैंने इसको कास्टिंग कर दी मैंने यहाँ पे, तो इसको हमने लिख दिया डबल रैंड मैक्स। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये आपकी, उससे हम डिवाइड कर देंगे, कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ के बीच में उससे हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू बिटवीन दिस रियल इंटरवल 0 to 1। अगर 0 आती है तो हमें मिलेगा 0 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, तो इट विल बी 0। अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। अदरवाइज इनके बीच में तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 0 to 1 के बीच में। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि डबल यूनिफ रिटर्न रैंडम, एंड इसको हमने डिवाइड किया है डबल रैंड मैक्स से, तो इट विल गिव्स मी द रैंडम नंबर बिटवीन द इंटरवल 0 to 1। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड हमें कराना है, रैंडम नंबर हमें जनरेट कराना है ए से बी के बीच में। अभी जो हमने फर्स्ट जो है डिफाइन किया है यूनिफ, उसका हम यूज करेंगे, क्योंकि यूनिफ जो हमने फंक्शन डिफाइन किया विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये आपकी वैल्यू देगा 0 to 1 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस का ए से, एंड ऐड कर देंगे हम ए हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू देगा 0 to 1। अगर तो बी माइनस का ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे को मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को वैल्यू मिलेगी 0 to बी माइनस का ए। अगर मैं अब इसमें ऐड करना है ए, अगर मैं ऐड करूंगा ए को इन दिस इंटरवल, तो ये आपका चेंज हो जाएगा टू ए टू बी, तो मुझे वैल्यू मिलेगी ए टू बी के बीच में। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, रिटर्न करा देंगे बी माइनस का ए विद द यूनिट ऑफ ए प्लस ए, तो इट विल गिव्स मी द रैंडम नंबर बिटवीन ए टू बी। तो उसके बाद हमने लिखा लॉन्ग यूनिट लॉन्ग ए, ये आपका थर्ड प्रोसीजर है जिससे हमें वैल्यू निकालनी है 1 2 3 अप टू ए तक। तो इसमें हमने कैसे डिफाइन किया है, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। कैसे डिफाइन किया है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हम रिप्लेस करेंगे माइनस का ए से, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम रिटर्न करेंगे 0 यूनिफ, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और ये आपका कास्टिंग करेगा लॉन्ग डेटा टाइप में, और हम बाद में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू देगी यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0, ये आपका इंटरवल था 0 to a के बीच में, 0 to 1 के बीच में। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये आपकी जो वैल्यू देगा 0 to a के बीच में वैल्यू देगा। बट अब हमने इसकी करा दी है कास्टिंग, तो कास्टिंग कराने के बाद तो ये जो वैल्यू देगा इंटीजर डेटा टाइप आएगी, वो वैल्यू आएगी 0 1 2 3 अप टू a माइनस का 1 के बीच में, और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, इस सेट में 1 ऐड करेंगे, इट गिव्स द वैल्यू बिटवीन 1 to a। तो यहाँ से हमें 1 to a तक के बीच में एक रैंडम नंबर मिलेगा। उसके बाद हमने लिखा लाइन नंबर 57 में वॉइड सीड, और उसके बाद हमने लिखा एस रैंड टाइम 0। तो ये जो सीड जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड होता है, और जो सीड जो हमने डिफाइन किया था x0, जैसे हमने वहाँ पे डिफाइन किया था ना xn+1 इक्वल टू a xn प्लस b एंड मॉडलो c हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे जो x0 जो था वो आपका सीड कहलाता है। तो ये क्या करता है, रैंडम, अगर मेरे को, क्योंकि हर बार मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जितनी बार रन करे उतनी बार मेरे को डिफरेंट आउटपुट मिले, तो वो हम यहाँ पे जनरली क्या करवाते हैं, यहाँ पे सीड की वैल्यू हम चेंज कराते रहते हैं। जो x0 है उसकी वैल्यू हम चेंज कराएंगे, और जैसे ही वैल्यू चेंज कराएंगे तो हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो वो x0 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे चेंज कराएंगे इस सीड प्रोसीजर के अंदर। ये हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया, वही डेटा टाइप का है सीड, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। उसके अंदर हमने लिखा है एस रैंड, और उसके जो आर्गुमेंट है वो हमने लिखा है टाइम 0। तो ये यहाँ पे क्या काम करता है, टाइम 0। तो ये एस रैंड जो है वो आपका सीड की वैल्यू चेंज कराएगा, और टाइम 0 की जो वैल्यू है वो आपका है कंप्यूटर पे जो आपका टाइम डिफाइंड है उससे चेंज करेगा, कितना टाइम इसने नेक्स्ट टाइम अगर आपने नेक्स्ट टाइम आपने प्रोग्राम रन कराया है, तो पहला जो रन कराया था और जो सेकंड बार रन कराया है उनके बीच का टाइम का जो है डिफरेंस कैलकुलेट करता है, वहां से कुछ ये वैल्यू है अपडेट करता रहता है। तो जितने भी बार आप टाइम देंगे तो जो रियल टाइम है मिली सेकेंड उसको भी ये कैलकुलेट करेगा, और ये एक नई वैल्यू यहाँ पे x0 की वैल्यू देता है। ये यहाँ पे द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी cstdlib provide the procedures srand that is used to update the seed used by rand. Calling srand, अगर आप कॉल करते हैं s where s is a long integer, reset the seed to s, तो s की वैल्यू जो है वो
अपडेट करेगा। कैसे डिफाइन है, लॉन्ग एज सी आउट एंटर ए सीड फॉर द रैंडम नंबर जनरेटर, एंड ये आपका इनपुट करवाएगा एस के अंदर, और ये हम अपडेट कर देते हैं एस रैंड और ब्रैकेट के अंदर ये आपके एस। तो ये जो इनिशियल जो पॉइंट था आपका सीड जो था उसको अपडेट करता रहेगा, इसका ये काम है। बाद ये हमने लिखा है कि अनदर सॉल्यूशन जो है दैट इज ईजियर फॉर द यूजर इज टू यूज द कंप्यूटर क्लॉक टू प्रोवाइड द सीड। यानी कि सीड जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एस रैंड के थ्रू, जो ये आपका प्रोसीजर है वो आपका डिफाइंड है यहाँ पे, जो कि जो भी आप आर्गुमेंट देंगे वो सीड की वैल्यू अपडेट कराता रहेगा। तो यहाँ पे कहता है कि हम जो सीड की जो वैल्यू या आर्गुमेंट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं सी टाइम, यहाँ पे कि we can use the computer's clock to provide the seed as long as we don't run the program twice in the same second, a different value is used for the seed। तो जितनी बार हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सीड की वैल्यू जो है आपकी अपडेट होती रहेगी टाइम के हिसाब से। यहाँ पर द हेडर सी टाइम डिफाइंस द प्रोसीजर टाइम। तो हेडर फाइल जो है आपकी सी टाइम, वो उसमें हमने डिफाइन किया हुआ प्रोसीजर टाइम। द कॉलिंग टाइम 0 रिटर्न्स द नंबर of seconds that have elapsed since a specific date and time. So our seed procedure simply takes the value 1 and return time 0 as an input to the SRAM। ये हमने हेडर फाइल में डिफाइन कर दिया सारे प्रोसीजर, और उसके बाद हम अलग से एक प्रोसीजर हम डिफाइन करते हैं जिसमें हमें इसको कॉल करना है। तो ये हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की है, iostream cstd टाइम यूजिंग नेम स्पेस, और इसको मैं एक बार कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ एस रैंड को। यहाँ पे मैंने कर दिया कमेंट में। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है ए बी x1 x2, तो ये मैंने किस लिए दी है, और ये हम यहाँ पे देखते हैं n x3, ये हमने लॉन्ग डेटा टाइप का डिफाइन किया है, और ये जो है ए बी x1 x2 दीज आर ऑफ डबल डेटा टाइप, और n की वैल्यू x3 की वैल्यू ये है आपके लॉन्ग डेटा टाइप के हैं। सी आउट एंटर द इनिशियल पॉइंट ए, तो ए जो है आपका इंटरवल के लिए है ए कॉमा बी के लिए, तो ये ए की वैल्यू डिफाइन करेंगे हम, एंटर करवाएंगे, फिर बी की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, उसके बाद एन की वैल्यू इनपुट करवाएंगे फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू एन। तो ए बी सी और एन तीन आपके वेरिएबल होंगे जो तीनों को हमने इनपुट करवाना है। उसके बाद हमने देना है x1, हमने यहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे x1 इक्वल टू यूनिफ, यानी कि पहला प्रोसेस जो है वो कॉल करेगा विदाउट आर्गुमेंट वाला, जो कि वैल्यू देगा आपका 0 to 1 के बीच में। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा है द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटेड इन द इंटरवल इज, हम आउटपुट करा देंगे x1 को, फिर आपका एंडर लिखा है यानी कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। फिर हमने प्रोसीजर कॉल किया सेकंड प्रोसीजर, सो इट विल गिव्स अ रैंडम नंबर बिटवीन क्लोज इंटरवल a to b। तो द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटेड इन द इंटरवल, ये आपका a to b ये आएगा इज, हम आउटपुट करा देंगे x2 को। सिमिलरली जो नीचे हमने लिखा है फिर वो आपका है x3 जो है वो आपका जनरेट करेगा रैंडम नंबर इन द सेट 1 2 3 अप टू n। द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटेड फ्रॉम द सेट इज x3, और हम रिटर्न करा देंगे 0। ये इसको मैं करा देता हूँ कंपाइल, और मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 10 में कमेंट दे रखी है। अब कोई भी आप इंटरवल दीजिए, इनिशियल पॉइंट हो गया आपका 0 एंड एंड पॉइंट आपका हो गया 20, उसके बाद n की वैल्यू कोई भी आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं सेट के लिए 5, तो इसकी वैल्यू हमने दे दी 5। द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटेड इन द इंटरवल इज, ध्यान से देखना ये नंबर आप नोट कर लीजिए, अभी कितना आया 0.00125 उसके बाद आया है जनरेटेड इन द इंटरवल 0 to 20, वो आपका है 11.271 एंड 7, और उसके बाद जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू आई है 1 से लेके 5 के बीच में रैंडम नंबर की वैल्यू आई है 1। आप ध्यान से देखना, आप ये मैंने करा दिया इसको क्लोज, अब मैं इसको दोबारा कंपाइल कराता हूँ एंड रन कराता हूँ, अब सेम वैल्यू आएगी। एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने दी थी 0, बी की वैल्यू आपने दी थी 20 और एन की वैल्यू आपने दी थी 5, तो ये मैंने आउटपुट कराया है, तो ये आपकी सेम वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00125 11.2716 एंड 1 सेम वैल्यू आएगी जितनी भी बार आप सेम वैल्यू अगर आप देंगे। इंटरवल आपने सेम दिया 0 to 25, 0 to जो भी 20 दी थी, एन की वैल्यू आपने दी है 5, तो इसको आप अलग अलग कमांड से भी यूज कर सकते हैं। मैंने सारों को एक कमांड में मैंने मतलब एक ही
प्रोग्राम में कंबाइन करा रखा है। तो आप अलग अलग भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यूनिफ फर्स्ट का, यूनिफ ए बी का, और जो लास्ट वाला था सेट एन के बीच में। तो आप अलग अलग इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। मैंने तीनों को एक प्रोग्राम में कंबाइन कर रखा है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मैंने दोबारा भी यही रन कराया तो सेम वैल्यू मेरे को मिली है। अब मैं तीसरी बार रन कराता हूँ तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। मैंने दोबारा कंपाइलर रन कराया तो ए की वैल्यू मैंने मान ली 0, बी की वैल्यू मैंने दी थी 20 और इसकी वैल्यू मैंने दी 5। तो सेम वैल्यू आपकी बात आ गई है। जितनी बार आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आती है, सेम वैल्यू आती हैं। तो ये यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर तो नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीड को हम यूज करेंगे, जो कि हमने कमेंट में डाल रखा था। तो ये आपका हो गया, सीड हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप जितनी बार भी कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, इट गिव्स द डिफरेंट वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, उसके बाद है 5 वैल्यू थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यू चेंज हो गई है, वो है 0.460158 एंड 17.4773 एंड 1। एक बार और रन कराता हूँ, इसको कराते हैं कंपाइल एंड रन। अब वैल्यू जो दी थी आपने दी थी 0, उसके बाद वैल्यू दी थी 20, उसके बाद वैल्यू दी थी 5, और तो यहाँ अब आपकी बात देख लीजिए, ये वैल्यू आई है 0.462447। लास्ट टाइम ये वैल्यू थी 0.460158, और जो नेक्स्ट जो वैल्यू है इन द इंटरवल 0 to 20 वो आई है 8.3639। ये आपकी लास्ट टाइम वैल्यू थी 17.4773। आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 3, जो कि लास्ट टाइम थी 1। तो अब जितनी बार भी आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यू देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एसरेंड का यूज किया है, जो कि हर बार आपकी जो इनिशियल गैस थी या जो सीड थी उसको अपडेट करता रहेगा। तो उसकी वजह से डिफरेंट जितनी बार भी रन करेंगे हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा।